आज भी अगर आप चुनाव आयोग में जाएंगे, मैं आग्रह करूंगा आप लोगों से, पीएल के माध्यम से, आरटीआई के माध्यम से, किसी भी माध्यम से अगर आप जानकारी लेना चाहें चुनाव आयोग से, आप जानकारी लें। आज की तारीख में चुनाव आयोग स्पष्ट तौर पर कहेगा कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हैं। समस्या जो की त्यों रहेगी, समस्या में सुधार होना अब संभव नहीं है। चाचा भी पार्टी पर दावा ठोक रहे हैं, तो पार्टी किनके तरफ जाएगी, आपकी तरफ रहेगी या उनके तरफ? समय बता देगा ना भाई। आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी पर जो पार्टी से निकाले हुए लोग हैं, जो 5 सांसद हैं जिनको पार्टी ने पहले ही पार्टी से निकाल दिया है, आज की तारीख में उन्होंने पार्टी के नाम पर या पार्टी के सिंबल पर किसी तरीके का कोई भी दावा उन्होंने पेश नहीं किया। आज भी अगर आप चुनाव आयोग में जाएंगे, मैं आग्रह करूंगा आप लोगों से, पीएल के माध्यम से, आरटीआई के माध्यम से, किसी भी माध्यम से अगर आप जानकारी लेना चाहें चुनाव आयोग से, आप जानकारी लें। आज की तारीख में चुनाव आयोग स्पष्ट तौर पर कहेगा कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हैं, क्योंकि आज की तारीख में इस विषय को लेकर कोई विवाद चुनाव आयोग में नहीं है। जनगणना के आधार पर आरजेडी भी मांग कर रही है, आप भी मांग रही है, आजकल मांग कर रही है, तो मुझे क्या परेशानी क्यों नहीं भाई, इसका जवाब मैं कैसे दूं? अगर हर पार्टी के मुद्दे अगर एक ही होते तो एक ही पार्टी होती ना। हर पार्टी की अपनी अलग अलग विचारधाराएं हैं, हर पार्टी की अपनी अलग अलग प्राथमिकताएं हैं। भारतीय जनता पार्टी की संभवतः कुछ और प्राथमिकताएं होंगी, तभी वो अलग पार्टी है। जनता दल यूनाइटेड की अलग है प्राथमिकताएं, इसलिए वो अलग पार्टी है। लोक जनशक्ति पार्टी की प्राथमिकता पूरी तरीके से अलग है। मेरे लिए तो जनगणना, जनसंख्या किसी भी और से बड़ा मुद्दा मेरे बिहार में बदहाल परिस्थिति है। यहाँ पे बिगड़ती शिक्षा के हालात, यहाँ पर बेरोजगारी जिस तरीके से चरम सीमा पर है, मेरे लिए ये सब प्राथमिकता है। भाई मेरे लिए आज की तारीख में कोई जनसंख्या करे नहीं करे, क्या नहीं करे, पर आज की तारीख में कम से कम जो आप लोगों ने विधानसभा में वादा किया था 19 लाख या कितनी नौकरियों का, कम से कम वो वादा तो पूरा कीजिए। मेरे लिए प्राथमिकता वो है। दूसरी बात ये कि बिहार में शराबबंदी को लेकर इसके बड़े बड़े दावे कई मौके होंगे, क्या करना है? कल मैं बेतिया में खुद गया था, जिस तरीके से वहाँ पे जहरीली शराब पीने से लगभग 16 लोगों की मौत हुई, ये अपने में दर्शाता है कि शराबबंदी कानून पूरी तरीके से विफल है, पूरी तरीके से नाकाम रहा है ये कानून। अब इस कानून में संरक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का खुद का है, उनकी सरकार का है, क्योंकि शासन और प्रशासन तंत्र तो पूरी तरीके से जानता है। भैया किसको नहीं पता हर गांव में खुलेआम शराब मिल रही है, किसको नहीं पता? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को छोड़ दें तो बाकी सबको ये बात पता है। सबको ये भी पता है कि भैया शराब की होम डिलीवरी हो रही है, घर तक शराब पहुँच रही है। उसके बाद मुख्यमंत्री बोलते हैं कि नहीं भैया ये कानून बड़ी खूबसूरती से लागू है। ताज्जुब इस बात का होता है कि जो एक व्यक्ति उसमें से जीवित बच गए, उनको तो बेल लेनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर केस हुआ कि भाई आपने शराब कैसे पी ली, ये तो अवैध है, ये तो गैर कानूनी है। पर जितने लोग मरे हैं उनका पोस्टमार्टम तक नीतीश कुमार जी की सरकार ने कराना ज़रूरी नहीं समझा। क्यों? क्योंकि अगर उसमें पता चलता कि जहरीली शराब पीने से मरे हैं तो इनके शराबबंदी कानून की पोल खुलती वहाँ पर। तो ये जो दोहरा मापदंड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना रहे हैं, और इसी का ही कारण है कि जहां भैया सबसे पहले तो आप ही ने घर घर दुकान खुलवाने का काम किया। हर पंचायत में अगर आज की तारीख में शराब की दुकान खुली है तो किसकी वजह से खुली है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इसका श्रेय जाता है। एक तरफ तो आपने शराब की दुकानें खुलवाई, ऊपर से आपने एक ऐसा आपने कानून बना दिया जिसको धरातल पर आपने उतारा ही नहीं, और जिसका नतीजा हुआ तस्करी को आपने बढ़ावा दे दिया, एक पैरेलल इकोनॉमी आपने खड़ी कर दी। सबसे बड़ी भूमिका मेरे परिवार के सदस्यों की है, सबसे बड़ी भूमिका मेरे परिवार के सदस्यों की है। और आज की तारीख में मैं उस हैसियत में नहीं हूँ कि मैं किसी दूसरे पे उंगली उठाऊँ। मैं उस हैसियत में नहीं हूँ कि मैं बोलूँ कि भाजपा ने मेरा साथ क्यों दिया या जनता दल यूनाइटेड ने इस तरीके की घटना को अंजाम क्यों दिया। अगर मेरे परिवार के सदस्य मेरे साथ होते, मेरे चाचा, मेरे भाई, अगर वो लोग मेरे साथ होते तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो मेरे परिवार को या मेरी पार्टी को तोड़ पाती। पर जब अब अपनों ने ही साथ नहीं दिया, किसी तीसरे पर मैं क्या उंगली उठाऊँ? जदयू और भाजपा का तो अपना प्लान है, आने वाले उपचुनाव में आपका क्या प्लान है? आने वाले उपचुनाव की भी जानकारी बहुत जल्द आप सबके साथ साझा की जाएगी। यहाँ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं, राजू तिवारी जी, यहाँ पर हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, कुलास पांडे जी हमारे संगठन के मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, संजय सिंह जी हमारे संजय रविदास जी मौजूद हैं जो हमारे सदस्यता अभियान के अध्यक्ष हैं, और साथ में संजय पासवान जी यहाँ पर मौजूद हैं। राष्ट्रीय हमारे कई नेता यहाँ पर मौजूद हैं, प्रणब हैं जो हमारे युवा के अध्यक्ष हैं, गुप्तेश्वर राय जी हैं जो हमारे किसान सेल के हमारे अध्यक्ष हैं। तो ये तमाम साथियों के साथ आने वाले समय में उपचुनाव में, पहली बात तो उपचुनाव हो कब रहे हैं ये देखने वाली बात है। अमूमन हम लोग देखते थे कि भैया 6 महीने के भीतर उपचुनाव होते थे,
पर तारापुर की सीट को खाली हुए मुझे लग रहा है कि अब लगभग 4 महीना होने को आया है। तो अगर उपचुनाव सही समय में होते हैं या कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए चुनाव को टाला जाएगा। बट हाँ, इतना ज़रूर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आज की तारीख में जहां एक तरफ मेरी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ अपने आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाना है, संगठन को मजबूत करना है, वहीं किसके साथ गठबंधन होगा नहीं होगा, गठबंधन का स्वरूप क्या होगा नहीं होगा, ये चुनाव के समय पर ही तय किया जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि राजद के साथ जो चुनाव होने जा रही है वो राजद के साथ लोजपा मैदान में आ रही है। इन कयास पर कितनी सच्चाई है आप खुद बता दें। ये मुझे ही जानकारी नहीं है अभी तक। अगर आप मेरी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, आप दूसरे गुट का जिक्र नहीं कर रहे ना, मेरी पार्टी की बात कर रहे हैं। अभी तक ईमानदारी से बोलूं इस बारे में मैं मेरे तमाम साथियों से आप अलग से बैठकर आप चर्चा कर लें, इनसे आप अलग से बैठकर बातचीत कर लें। हम लोगों ने इस बारे में अभी तक कोई चर्चा नहीं की। जैसा मैंने कहा, मेरी प्राथमिकता आज की तारीख में ये आशीर्वाद यात्रा है और इसमें जिस तरीके का हम लोग को रिस्पांस मिल रहा है वो अपने में अभी समेटना एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। चुनाव के वक्त गठबंधन की चर्चा की जाएगी। तो बताया जा रहा है कि राजद की ओर से टेस्टिंग की जाएगी इस उपचुनाव में, राजद की ओर से टेस्टिंग की जाएगी कि लोजपा के साथ आगे का गठबंधन किस तरह का स्वरूप रहेगा या इसका क्या लाभ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा बिहार के चुनाव में। ये टेस्टिंग की जानकारी मेरे पास नहीं है अभी। तो आप तो जिस तरह की अभी आप बात बता रहे थे वो तो राजद की बात थी कि 3 नंबर की पार्टी 1 नंबर में चली गई है। तो क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। ये इस बात का तो संकल्प लेकर मैं उतरा था चुनाव के मैदान में जी। ये संकल्प मेरा था और इसका श्रेय आप किसी और को नहीं दे सकते हैं। ये संकल्प मेरा था कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सत्ता से बेदखल करना है। उनकी पार्टी को के सामने ही मैंने अपने प्रत्याशी मैंने उतारे थे। तो आज की तारीख में उनकी अगर तीसरे नंबर की पार्टी बनी है, ये हम लोगों ने शुरू से इस बात को हम लोगों ने कहा है, इसमें कौन सी नई बात। हम राजद तो बोल रहा है कि 1 नंबर के जो पार्टी हम बन गए उसमें योगदान एलजेपी का है, चिराग का है, जिसके कारण आज भाई आप मुझसे जो बुलवाना चाह रहे हैं मैं बस इतना बोलूँगा, आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ ये यात्रा है। गठबंधन चुनाव के वक्त तय किया जाएगा। देखिए, जनगणना होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। एक लंबा समय बीत गया है जब सही मायनों में पता तो चले हम लोगों को कि भैया कौन से हाँ जातीय जनगणना की आप जनसंख्या कानून की बात नहीं कर रहे हैं ना। हाँ जातीय हाँ, तो वो होनी चाहिए और पता चलना चाहिए भैया कि समाज में जो भी जाति धर्म के लोग हैं क्या है, उनकी संख्या क्या है, उनकी परिस्थिति कितना सुधार उनकी परिस्थितियों में एक लंबे समय से सुधार हुआ है नहीं हुआ है, तो इसकी बिल्कुल होनी चाहिए। शिक्षक नियोजन शिक्षक नियोजन में अनियमितता का जिस प्रकार से अभ्यर्थियों की ओर से लगातार सवाल आ रहे हैं, तो चिराग से पूछिए कि शिक्षक नियोजन में जो अभ्यर्थियों का जो मामला है प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर और जिला स्तर पर जो बहाली की प्रक्रिया हो रही है उसको लेकर कहा जा रहा है कि पैसे लेकर किए जा रहे हैं शिक्षक बहाली। इस पर विपक्ष कोई शिक्षकों की बात अगर आपको याद होगा, सबसे पहले जब मैंने बिहारी फर्स्ट यात्रा जब मैंने शुरू की थी उस वक्त से मैं शिक्षकों का मुद्दा, छात्रों का मुद्दा कि भैया आपके 4-5 साल तक आपके रिजल्ट्स ही नहीं आते हैं, इन तमाम विषयों को। और ये उसी दौरान हुआ था जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुझसे दिक्कतें शुरू हुई थी। जब मैंने बिहारी फर्स्ट जब मैंने यात्रा की शुरुआत की थी उस वक्त मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि भैया इस यात्रा के दौरान संभवतः कई ऐसे विषय मेरे संज्ञान में आएंगे जो शायद आपकी जानकारी में नहीं होंगे, मैं आपके संज्ञान में देता रहूँगा और उस पर हम लोग को, क्योंकि विधानसभा के चुनाव है, हम लोग को अमल करना ज़रूरी है। जिसमें शिक्षकों का मामला, जिसमें युवाओं से जुड़े हुए, छात्रों से जुड़े हुए कई विषय थे, 7 निश्चय को लेकर दुनिया भर के घोटालों की जानकारी उस वक्त सामने आ रही थी। इन तमाम विषयों को मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समक्ष रखने का मैंने उस वक्त प्रयास किया था, पर उसी से उनको एतराज़ शुरू हुआ कि भाई लोक जनशक्ति पार्टी खामियां गिना रही है। जबकि मैं उनको बार बार उस वक्त ये कहता था कि मैं खामियां नहीं गिना रहा हूँ, मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप निकलते नहीं हैं मुख्यमंत्री आवास से ज़्यादा बाहर, पर अगर मैं जनता के बीच में हूँ तो जनता की जो तकलीफ़ें हैं वो मैं आपके समक्ष रखूँगा। शिक्षकों का जो ताज़ा मामला है, ये तमाम इस तरीके के विषय हम लोग मुख्यमंत्री जी की जानकारी में देते रहे हैं। पर अब मैं इस बात और पहले एक व्यक्तिगत बात बोलूँगा, ईमानदारी से थोड़ा भावुक महसूस कर रहा हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब से मुझे जमुई लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मिला तब से लेकर अभी तक, मुझे लगता है पिछले 7-8 सालों में पहली बार ऐसा है कि एक इतने लंबे समय के बाद मेरा वापस मेरी जमुई में आना हुआ। इस बीच में आप सब वाकिफ़ हैं, आप सब घर परिवार के लोग हैं, सबको जानकारी है कि मेरे नेता, मेरे आदर्श और मेरे पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद से परिस्थितियाँ कई स्तर पर बदली।
व्यक्तिगत तौर पर भी जहां परिवार की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर ज़्यादा आई तो वहीं राजनीतिक तौर पर पार्टी की भी जिम्मेदारी। इससे पहले जब मैं जमुई में आराम से रहता था, काम करता था, तो कहीं ना कहीं ये संतोष था कि मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी पार्टी की जिम्मेदारियों को देख रहे हैं, पार्टी के कार्यक्रमों को देख रहे हैं। और उनके निधन के बाद कहीं ना कहीं बहुत सारी जिम्मेदारियां पार्टी की, परिवार की, तमाम तरीके की, और हाल फिलहाल में जिस तरीके से आप लोगों ने देखा पार्टी और परिवार में जो विवाद सामने आया, उसके बावजूद एक नए सिरे से पार्टी को, परिवार को दोबारा से खड़ा करने का प्रयास मेरी तरफ से किया जा रहा था। और उसमें मैं धन्यवाद दूंगा मेरी जमुई की जनता का, जमुई वासियों का, कि जिस धैर्य के साथ और जिस अपनेपन के साथ जैसे परिवार के लोग आपका हौसला बांधते हैं, आपको सहारा बनते हैं, आपका मनोबल ऊंचा रखते हैं, उसी तरीके से निरंतरता में उस दौर में जो भी घटना मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, पार्टी के साथ घटी, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जमुई की जनता का। फ़ोन कर मुझसे व्यक्तिगत मुलाकात कर मेरे घर पर आकर, वहाँ पर मुझसे मिलकर, जैसे भी संभव पड़ा जमुई के लोगों ने अपना साथ, अपना विश्वास मुझ तक पहुँचाया, जिसने मुझे ये ताकत दी, मुझे ये शक्ति दी कि मैं इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ पाऊँ। और उसी दिन से हम लोगों ने ये प्रण लिया, संकल्प किया था कि एक आशीर्वाद यात्रा हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जयंती दिवस से हम लोग ये एक आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे जो बिहार के हर एक ज़िले से होती हुई जाएगी। इस क्रम में हम लोगों ने हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि हाजीपुर से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की, और उसके बाद बिहार के अनेकों ज़िले से होती हुई हम लोग समस्तीपुर गए, हम लोग बेगूसराय गए, खगड़िया गए, कटिहार, पूर्णिया, कल हम लोग बेतिया में थे, मोतिहारी में थे, जितने भी कई ज़िलों में इस दौरान हम लोग की आशीर्वाद यात्रा का हम लोग का कार्यक्रम लगा। अभी भी आज सुबह से हम लोग चले हुए हैं, शेखपुरा से होते हुए बरबीघा, शेखपुरा, उसके बाद सिकंदरा में, इससे पहले जमुई, अभी झाझा होते हुए चकाई तक आगे कार्यक्रम लगा हुआ है। तो ये आशीर्वाद यात्रा बिहार के हर एक ज़िले से होती हुई, और जमुई क्योंकि घर है, विभिन्न विधानसभा से होती हुई ये यात्रा गुजरेगी। आप सब जानते हैं, पर फिर भी मैं आप लोगों के समझ सकता हूँ, इस यात्रा का उद्देश्य जहाँ एक तरफ बिहार के 12 करोड़ बिहार वासियों का आशीर्वाद लेना है। आप सब जानते हैं कि मेरे परिवार के कई सदस्यों ने अपने आशीर्वाद के हाथ मेरे सर से हटा लिए हैं, तो ऐसे में